आज हम बात करेंगे एक नई यूनिट की जिसमें हम बताएंगे आपको पैथोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। तो आज ही हमारी पहली वीडियो है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। 2 लेक्चर में एक चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद दोबारा हम फार्मा पर शिफ्ट हो जाएंगे। बीच बीच में ऐसे ही करके हम एक एक दो वीडियो आपको पैथोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी की दे दिया करेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी फार्मा के साथ साथ पैथोलॉजी की यूनिट भी तैयार हो जाएगी। तो यही हमारा प्लान है। इसी टाइप से हम आपको ये कराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज पहले लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी के बारे में। तो पैथोलॉजी है क्या? पैथोलॉजी रिफर्स द स्टडी ऑफ डिजीजेस। तो पैथोलॉजी में हम क्या करते हैं, डिजीज़ की स्टडी करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पैथोलॉजी होती है उसमें किसकी स्टडी करते हैं? डिजीज़ की स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग देयर कॉज। वो किस वजह से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, उसका कॉज क्या है, मतलब क्या कारण है जिस वजह से वो डिजीज़ हो रही हैं। डेवलपमेंट, उन डिजीज़ का डेवलपमेंट मतलब डिजीज़ कैसे ग्रो कर रही हैं, कैसे बन रही हैं। इफेक्ट्स, वो किस टाइप के बॉडी पर इफेक्ट्स डाल रही हैं, मतलब बॉडी में क्या इफेक्ट आ रहे हैं, इन सब की बात करती है। इट इन्वॉल्व्स एग्जामिन टिश्यू। इसमें क्या करते हैं हम पैथोलॉजी में, और किस चीज़ की स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू की स्टडी करते हैं, किसी भी ऑर्गन की स्टडी करते हैं, किसी भी बॉडी फ्लूइड होता है, ये हमारा ऊतक हो गया, ये अंग हो गया, बॉडी फ्लूइड हो गया हमारा, और क्या होगा, एंड ऑटोप्सीज टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। तो मतलब ऑटोप्सीज की भी स्टडी करते हैं, मतलब मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए डिजीज़ कैसे हुई होगी, ये जानने के लिए डिजीज़ कैसे हुई होगी, डेथ कैसे हुई होगी, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, पैथोलॉजी का यूज करते हैं। अच्छा, जो ऑटोप्सीज होती है, ऑटोप्सीज क्या होती है, जो डेथ बॉडी होती है, एक तरीके से ऑटोप्सी आप समझ सकते हो पोस्टमार्टम। ऑटोप्सी मेजर वर्ड में हम आप समझ सकते हो, जो ऑटोप्सी होती है उसे पोस्टमार्टम बोल सकते हैं हम। एक तरीके से क्या है, कोई डिजीज़ वाला पर्सन है, उसकी बॉडी की जो ऑर्गन डिजीज़ है, जो ऑर्गन में कमी हुई है, उस ऑर्गन को निकाल कर, बॉडी के उस ऑर्गन को निकाल कर क्या करा है, देखा जाता है कि ये मतलब किस वजह से मरा है, क्या वजह है, ये डिजीज़ कैसे हुई होगी, इन सारी चीज़ों की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आपको क्या है, रफली इसकी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि पैथोलॉजी में हम पढ़ते क्या हैं। बस ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बस यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, स्टडी ऑफ डिसीज़ करते हैं पैथोलॉजी में। तो पैथोलॉजी एक विज्ञान है जो बीमारियों के कारण, विकास और शरीर पर उनके प्रभाव का अध्ययन करता है। इसमें ऊतकों, अंगों, शारीरिक तरल पदार्थों और सब परीक्षण, जो पोस्टमार्टम हमने बोला, सब परीक्षण का विश्लेषण शामिल है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पैथोलॉजी ऑफ ब्लड। तो हमें कई चीज़ों की पैथोलॉजी हल्के हल्के पढ़ना है, जैसे ब्लड की पैथोलॉजी पढ़ना है, यूरिन की पढ़ना है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों की। देखो, ब्लड की पैथोलॉजी में बहुत सारी डिजीजेज आती हैं। हमने यहाँ क्या पढ़ा है, स्टडी ऑफ डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। तो हम ब्लड की पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ब्लड की डिजीज़, यूरिन की पैथोलॉजी तो यूरिन से रिलेटेड डिजीज़, ऐसे ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो पैथोलॉजी ऑफ ब्लड की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो पैथोलॉजी ऑफ ब्लड में सबसे पहली हमारी जो बीमारी है वो क्या है, एनीमिया। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ल्यूकेमिया। इसके बाद हम बात करेंगे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स की, और उसके बाद थैलेसीमिया की बात करेंगे, और उसके बाद करेंगे सिकल सेल एनीमिया की। तो कोशिश करेंगे आज इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पैथोलॉजी ऑफ यूरिन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया हमारा, ये रहा एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया क्या है, एनीमिया एक मेडिकल कंडीशन है। देखो ऐसा, ये सब ऐसा, एनीमिया देखो कब बोलते हैं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है, रफली रेंज मान लो 11 से 16 ग्राम पर डीएल। 11 से 16 ग्राम पर डीएल रफली एक रेंज मान लो क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है नॉर्मल। ये कितने होता है, 100 ml ऑफ ब्लड में होता है। 100 ml ऑफ ब्लड में क्या होता है, इतना हीमोग्लोबिन होता है। अगर इससे कम हो जाए, 11 से कम हो जाए हीमोग्लोबिन, तो उसे क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे। या जो आरबीसी का काउंट हमने पढ़ा है 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख पर mm क्यूब,
इतना हमने पढ़ा था नॉर्मल आरबीसी का काउंट होता है। अगर आरबीसी का काउंट 50 लाख से कम हो जाए तब भी हम इसे एनीमिया बोलेंगे। तो ये बात आपको समझ आना चाहिए। यही लिखा है देखो, एनीमिया इज अ मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाई अ डिफिशियंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन इन दी ब्लड। तो एनीमिया कैसे हम डिफाइन करेंगे? डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए किसकी? रेड ब्लड सेल की, आरबीसी की 5 लाख से कम हो जाए, मतलब सॉरी 50 लाख से कम हो जाए, और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, मतलब इससे अमाउंट है इससे कम हो जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एनीमिया बोलेंगे। एनीमिया बहुत सारी तरह की हो सकती है, जैसे कि टाइप्स ऑफ एनीमिया की बात करते हैं। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, याद करो आप, विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। तो ये तीनों एनीमिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, और तीनों एनीमिया क्या होती है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो हम बताते हैं आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अरे थोड़ा आपको रफली बताएं, देखो यहाँ कहीं थोड़ी सी हमें जगह मिल जाए, यहाँ मिल गई देखो। अच्छा, आपको ये पता है हीमोग्लोबिन होता है, देखो ब्लड होता है, ब्लड होता है, ये फ्लो चार्ट बना लेना अपनी कॉपी में अलग से। ब्लड के अंदर क्या होती है? ब्लड के अंदर क्या होती है? आरबीसी होती हैं। आरबीसी, आरबीसी के अंदर तुम्हें पता है क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन को एचबी से दिखाते हैं शॉर्ट में, हीमोग्लोबिन होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या क्या होता है? हीम होता है, और क्या होता है? ग्लोबिन होता है। हीम क्या है? प्रोटीन है, सॉरी, हीम क्या है? हीम में आयरन होता है, और ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। और हीम में क्या होता है? हीम में पाया जाता है आयरन, Fe। Fe वो भी +2 की फॉर्म में, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। Fe +2 की फॉर्म में, या हम ये बोलें फेरस, फेरस फॉर्म में होता है, ना कि फेरिक फॉर्म में। दो फॉर्म होती हैं आयरन की, दो फॉर्म होती हैं, ये फेरस फॉर्म में, फेरिक फॉर्म में नहीं होता है, फेरस फॉर्म में होता है। फेरिक फॉर्म क्या होती है? Fe+3। Fe+3 फॉर्म में नहीं होता है, Fe+2 फॉर्म में होता है, हीम में जो आयरन होता है। तो अगर आयरन की कमी हो जाएगी, यहाँ पर अगर आयरन की कमी हो जाएगी, ठीक है, आयरन की कमी हो जाएगी, तो क्या होगा? आयरन की कमी हो जाएगी तो हीम कम बनेगा, क्योंकि हीम में तो आयरन होता है, तो हीम कम बनेगा। भाई साहब, अगर हीम कम बनेगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, अगर हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो आरबीसी भी तो कम ही होंगी। तो ठीक है, ये कौन सी होगी? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन की कमी की वजह से होती है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखो, एनीमिया और कब होता है? ठीक है, विटामिन B12 क्या करता है? विटामिन, जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 होता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है विटामिन B12 की? एक होता है, हमने पढ़ी, विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया, विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो क्या होता है, जो विटामिन B12 होता है वो रिक्वायर्ड होता है डीएनए की सिंथेसिस में। डीएनए सिंथेसिस, डीएनए के फॉर्मेशन में क्या होता है? विटामिन B12 होता है, वो रिक्वायर्ड होता है। जब विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, इसकी कमी हो जाएगी, तो डीएनए की सिंथेसिस कम हो जाएगी, डीएनए की सिंथेसिस कम हो जाएगी। जब विटामिन B12 की कमी हुई तो डीएनए की सिंथेसिस कम हुई। इससे क्या हुआ? जब डीएनए की सिंथेसिस जो होती है वो कम हो जाती, तो क्या होता है? देखो, जो हमारा हीमोग्लोबिन है, या हमारी जो आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, और प्लेटलेट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो अगर इनमें डीएनए नहीं बन पाएगा, किसी वजह से डीएनए नहीं बन पाएगा, तो ये क्या मैच्योर हो पाएंगी, या का फुल्ली अपना काम कर पाएंगी? क्योंकि डीएनए तो बॉस मॉलिक्यूल है, सेल का बॉस मॉलिक्यूल है, ये अगर कम होगा तो फंक्शन गड़बड़ा जाएंगे सब। तो क्या होता है, जब डीएनए, ये विटामिन B12 रिक्वायर्ड होता है डीएनए की सिंथेसिस में, जब डीएनए पूरा नहीं बन पाता है, जिससे क्या होता है, जो आरबीसी होती हैं वो कैसी होती हैं? डिफेक्टिव होती हैं। आरबीसी फुल्ली मैच्योर नहीं होती, डिफेक्टिव होती हैं, या हम ये बोलें इम्प्रॉपर होती हैं, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर होती हैं, जिससे क्या होती है, वो अपना जो फंक्शन होता है वो फुल्ली नहीं कर पाती, जिससे क्या होता है? एनीमिया होता है। तो हमने आपको दोनों चीज़ें बता दी कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, और आगे हम बताएंगे आपको एप्लास्टिक एनीमिया। थोड़ा एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में भी आपको बता देते हैं, थोड़ी हमें जगह मिले। यहाँ देखो, एप्लास्टिक एनीमिया, हमने आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बताया था, विटामिन B12 एनीमिया बता दिया, एप्लास्टिक एनीमिया बताते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो एप्लास्टिक एनीमिया आपको किस टाइप से पता लगेगा? देखो, एप्लास्टिक एनीमिया में पता है क्या होता है?
अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो, हमारी जो बोन होती हैं, अच्छा ये बात बताओ, आपको क्या कुछ लोगों को ये बात पता है कि जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लड कहाँ बनता है? ये बात आप सारे लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अपने कमेंट सेक्शन में सारे लोग बताएंगे कि जो ब्लड होता है बॉडी में, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और ये आप बताइए, वीडियो को पॉज करके आप बताएंगे कि ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है बॉडी में वो कहाँ होता है। ये मतलब एग्जाम में आने के तो चांस बहुत कम है, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन बॉडी में कहाँ कहाँ पर ब्लड का फॉर्मेशन होता है, या बॉडी के मतलब किस पार्ट्स में या किस चीज़ में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। आप सारे के सारे लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और हाँ, ये बात याद रखना, ये जो वीडियो है ये पेड बैच की है, ऐसा नहीं है आप लोगों को यूट्यूब पर ये वीडियो मिल रही है तो ये वीडियो अलग से है। ये जो वीडियो है ये पेड बैच की वीडियो है, ये पेड बैच पर भी चलेगी और यूट्यूब पर भी चल रही है। तो जिन लोगों ने बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो लोग वीडियो को देखिएगा, अगर आपको समझ आए, आपको अच्छा लगे तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एप्लास्टिक एनीमिया की हम बात करते हैं, ठीक है। एप्लास्टिक एनीमिया तो हम बताते हैं मतलब ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है। जो हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन होती है, लंबी हड्डी होती हैं, लॉन्ग बोन और कुछ फ्लैट बोन। फ्लैट बोन हमने नाम पढ़े हैं, हमने आपको जब लेक्चर पढ़ाया था जनरल एनाटॉमी का, जनरल एनाटॉमी हमने लॉन्ग बोन के नाम बताए थे, जैसे क्या होती, ह्यूमरस होती है, रेडियस होती है, ठीक है। ह्यूमरस कहाँ होती है, हाथ में होती है, रेडियस भी हाथ में होती है। अच्छा, फीमर होती है, टिबिया होती है, ये क्या है, टिबिया क्या होती है, ये दोनों पैर में होती है, तो ये क्या है, लॉन्ग बोन है। अच्छा, एक दो फ्लैट बोन के एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, ये भी हमने जनरल एनाटॉमी में आपको बताए थे। फ्लैट बोन के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे कि हमारी फ्लैट बोन क्या हो गई, एक हो गई स्कैपुला। स्कैपुला हमारी जो शोल्डर के पीछे, शोल्डर होता है, शोल्डर के पीछे जो हड्डी होती है उसे क्या बोलते हैं, स्कैपुला। और क्या होगी हमारी स्टर्नम। स्टर्नम कौन सी होती है, जो हमारा चेस्ट होता है, चेस्ट के बीच में जहाँ से रिब्स पसलियाँ जुड़ी हुई हैं वो स्टर्नम होती। तो ये क्या होगी, हमारी फ्लैट बोन हो गई, ये हमारी लॉन्ग बोन हो गई। तो जो आरबीसी होती है, आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, या हम ये कहें जो ब्लड होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो लॉन्ग बोन में होता है। और लॉन्ग बोन में किस में होता है, एडल्ट में। अच्छा, जो चिल्ड्रन होते हैं और जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें सब में अलग अलग जगह होती है ब्लड के फॉर्मेशन की, ठीक है। एडल्ट की बात कर रहे हैं, एडल्ट में किस में होता है, कहाँ होता है, लॉन्ग बोन में या फ्लैट बोन में। लॉन्ग बोन में क्या क्या चीज़ होती है, अगर आपको थोड़ा भी याद हो, हमने आपको जब बोन पढ़ाई थी कुछ इस टाइप से कोई एक बोन है, हमने बोन पढ़ाई थी, तो इसके अंदर क्या होती है, बोन के अंदर क्या होती है, बोन के अंदर क्या होती, ये बोन के अंदर कुछ इस टाइप से क्या होती है, एक बोन मैरो पाई जाती है। आपको शायद इसके बारे में कुछ आइडिया हो, बोन मैरो पाई जाती है, ठीक है, बोन मैरो पाई जाती है। इस बोन मैरो के अंदर क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड फॉर्मेशन होता है। तो अब आपको हमेशा याद रहना चाहिए, कोई आपसे पूछे कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आप बहुत आसानी से उसको बता पाओ कि जो लॉन्ग एडल्ट में जो जवान होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनमें क्या होती है, जो लॉन्ग बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, उनके अंदर बोन मैरो पाई जाती है। ये क्या है, बोन मैरो है, बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो जिसको पता था बहुत अच्छी बात है, जिसने कमेंट में आंसर किया, बताया, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है तो वो याद रखिएगा ये चीज़, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है जनरल, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं, हाँ थोड़ा रह गया, आगे बात फिर करेंगे थोड़ा। यहाँ पर एप्लास्टिक एनीमिया हम बता रहे थे। देखो क्या होता है, यहाँ पर अगर ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें इसी में तो हो रहा है, अगर इसका सेपरेशन हो जाए, सप्रेशन का मतलब क्या होता है, ये काम करना कम कर दे, काम कम करे। अगर काम करना कम कर देगी तो ब्लड का फॉर्मेशन पूरे नहीं हो पाएगा जितनी रिक्वायरमेंट है, उसकी वजह से भी एनीमिया होगी, ठीक है। ये अपना काम करना कम कर दे, जिससे क्या होगा, ब्लड का फॉर्मेशन कम होगा। अगर ब्लड का फॉर्मेशन ही कम होगा तो एनीमिया तो होगी ही होगी। बस यही लिखा है, बस अब तो ये हमें लाइनें पढ़नी है। देखो, कॉज्ड बाई इनसफिशिएंट आयरन, आयरन कम हो जाए, लीडिंग टू रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, हमने बताया अगर आयरन कम होगा यहाँ पर
हमने कहाँ बताया है आपको, कहीं पर बताया, देखो आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन तो आरबीसी कम होंगी, तो बस उसी की वजह से क्या होता है, ये एनीमिया होता है, आयरन डिफिशियंसी। विटामिन B12 रिजल्ट इन फ्रॉम इनएडिक्वेट विटामिन B12 दैट अफेक्ट द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, आरबीसी के फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। तो हमने यहाँ आपको बता दिया, हम वहाँ आरबीसी स्पेशली लिखा है, लेकिन सभी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी को ये अफेक्ट करता है विटामिन B12। फिर एप्लास्टिक एनीमिया की हमने बात की थी, एक रेयर कंडीशन है, बहुत ज़्यादा होता नहीं है लेकिन कभी कभी होता है ये कुछ पेशेंट्स में। वेयर बोन मैरो फेल्स टू प्रोड्यूस सफिशिएंट ब्लड सेल, हमने बोन मैरो आपको दिखाई थी ये, और हमने बताया था ये सप्रेस हो जाए, ये प्रॉपर अपना फंक्शन ना कर पाए, जिससे क्या होगा, ब्लड की मतलब कमी हो जाएगी, मतलब फॉर्मेशन की कमी हो जाएगी, और क्या होगा, एनीमिया होगा। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो ये सारी बीमारी एक तरीके की ब्लड की हैं, तो हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट करके हमें पता लग जाएगा कि आरबीसी कम है या हीमोग्लोबिन कम है, जो भी वो हमें पता लग जाएगा। ब्लड टेस्ट करके हम हीमोग्लोबिन का लेवल माप सकते हैं, आरबीसी का काउंट, और एक होता है वर्ड होता है रेटिकुलोसाइट काउंट, वो भी हम नाप सकते हैं। रेटिकुलोसाइट्स क्या होती हैं, आगे चल के आरबीसी को फॉर्म करती हैं। जो इमेच्योर आरबीसी होती है उन्हें रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं, ये मैच्योर होकर आरबीसी बनाती रहती हैं, और ये कहाँ बनती हैं, ये बनती हैं कहाँ, यहाँ पर बोन मैरो में फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ अगर आप भूल भी जा रहे हैं इस चीज़ को, रेटिकुलोसाइट कहाँ गया, रेटिकुलोसाइट्स को, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली किसकी, एनीमिया की, तो हमने 3 टाइप की एनीमिया देख ली यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूकेमिया की, ल्यूकेमिया की बात करते हैं। जो ल्यूकेमिया होती है इज अ टाइप ऑफ कैंसर, तो ल्यूकेमिया का एक टाइप का कैंसर होता है, इसे क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। ठीक, ल्यूकेमिया ब्लड का कैंसर है। ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट अफेक्ट द ब्लड, जो किसे अफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है ब्लड को, या ब्लड कैंसर है। बोन मैरो करेक्टराइज, ब्लड एंड बोन मैरो को अफेक्ट करता है, करेक्टराइज होता है अनकंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल। इसमें क्या होता है, जो ये हमारी बोन मैरो, हमने बताया बोन मैरो में ब्लड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बोन मैरो में ब्लड फॉर्मेशन होता है तो ब्लड में आरबीसी भी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स भी होती हैं। अच्छा, जो ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर ये आरबीसी बन रही, अगर आरबीसी का सप्रेशन हो जाए बनना तो एनीमिया हो जाएगी, मतलब डब्ल्यूबीसी का भी होता है, ऐसा नहीं है। अगर डब्ल्यूबीसी का यहाँ फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कम ना हो जाए, यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बेइंतहा बढ़ जाए, तो ब्लड में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ फॉर्मेशन बढ़ गया डब्ल्यूबीसी का यहाँ फॉर्मेशन बढ़ गया, तो मतलब ब्लड में भी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ गई। तो यही है, देखो ल्यूकीमिया इज अ कैंसर जो अफेक्ट करता है ब्लड और बोन मैरो, क्योंकि सबसे पहले बोन मैरो में प्रोडक्शन बढ़ेगा जिससे ब्लड में इसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो दोनों अफेक्टेड हो रहे हैं। करेक्टराइज्ड होता है अनकंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल वाइट सेल, तो उसमें क्या होता है, एबनॉर्मल जो ब्लड सेल्स होती है, ऐसा भी नहीं है जब तेज़ी से काम करेगा तो एबनॉर्मल तो फॉर्म होंगी। जैसे किसी मशीनरी की लिमिट है 100 डब्ल्यूबीसी बनाने की है, 100 डब्ल्यूबीसी बनाने की किसकी लिमिट है, 1 मिनट में, 1 मिनट में 100। अब 1 मिनट में अगर 500 बनाओगे तो सब अच्छी थोड़ी ना बन जाएंगी, कुछ डिफेक्टिव भी बनेंगी। तो बस वही बात है, अगर काम ज़्यादा होगा तो काम बहुत बेहतर नहीं हो पाएगा, डिफेक्टिव होगा। दिस कंडीशन इम्पेयर्स द बॉडी एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन एंड इंफेयर द नॉर्मल ब्लड सेल प्रोडक्शन। देखो इंटरफियर, हमने आपको बताया है, चलो डब्ल्यूबीसी में क्या क्या होता है, थोड़ा आपको थोड़ा समझा दें। डब्ल्यूबीसी में क्या क्या होता है, न्यूट्रोफिल होती हैं, न्यूट्रो हमने ट्रिक बताई है, नो लॉन्गर नहीं, ये न्यूट्रोफिल एक तो बताइए आपको, एमएलए ऑफ बंगाल, चलो उसी से करते हैं, ऐसे नहीं, एमएलए ऑफ बंगाल, ये हमने ट्रिक बताई है, आपको याद होगी। ट्रिक एमएलए क्या होता है, एम से क्या होगा, मोनोसाइट्स, एल से लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ए से ए ग्रेनुलोसाइट, इसका कोई काम नहीं, बी से बेसोफिल्स, ई से ईस्नोफिल्स, और एन से न्यूट्रोफिल्स, और जी से ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, तो हमने आपको बताया था क्या होता है, जो मोनोसाइट्स होती हैं और न्यूट्रोफिल होती हैं, ये दोनों क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं। फैगोसाइटोसिस करती हैं मतलब जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म होता है, बाहर का जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उसे क्या करती हैं, इनगल्फ करके खाकर उसे ख़त्म कर देती हैं।
अच्छा, जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। ये क्या करती हैं, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती हैं कुछ, जैसे बी वाली एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती हैं, और जो टी वाली होती हैं वो सेल मीडिएटेड पर्टिकुलर सेल में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, और बी वाली होती हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, जो एंटीबॉडी पूरी बॉडी में घूमती हैं, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, जो बेसोफिल्स होती हैं वो रिलेटेड होती हैं एलर्जी से। ईसनोफिल्स होती हैं ये भी एक तरीके से ईसनोफिल होती हैं एलर्जी से रिलेटेड होती हैं, और बेसोफिल्स बहुत कम होती हैं, बहुत कम होती हैं बेसोफिल्स, ठीक है। तो बेसोफिलिया हो जाता है, इनका नंबर बढ़ जाता है, तो वो छोड़ो। तो इम्पॉर्टेंट ये है, ये फैगोसाइटोसिस कर रही हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही हैं, और ये एलर्जी में बढ़ जा रही हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात कहने की ये है कि ये क्या करती हैं, WBC का काम होता है बॉडी में इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन है, बाहरी ऑर्गेनिज्म है, उससे फाइट करना, उससे लड़ना। ये किसका काम होता है, WBC का। अगर WBC ही एबनॉर्मल होंगी, बन तो बहुत रही हैं लेकिन एबनॉर्मल होंगी, अगर एबनॉर्मल होगी क्या अपना फंक्शन कर पाएंगी, वो फैगोसाइटोसिस है, ये लिम्फोसाइट्स है, एंटीबॉडी वगैरह प्रोडक्शन है, ये क्या हो पाएगा, ये कभी नहीं हो पाएगा। ये प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो पेशेंट को कहोगे बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। बस यही लिखा है इसमें। क्या होता है, मतलब क्या होता है, दिस कंडीशन इम्पेयर्स द बॉडी एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से लड़ने की जो कैपेबिलिटी होगी बॉडी की वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, पेशेंट्स को बहुत सारे डिसीजेज होने के चांसेस रहेंगे। तो ल्यूकीमिया एक कैंसर है जो रक्त और अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, जिसमें असामान्य सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन होता है। इससे शरीर में संक्रमण से लड़ने को कमज़ोर कर सकती है, समान रूप से उत्पादन डालती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो मतलब ब्लड कैंसर होता है एक तरीके से, उसके टाइप की, ल्यूकीमिया के टाइप की। तो टाइप के खाली नाम आपको बस याद रहना चाहिए, इतना सफिशिएंट है। तो क्या होता है टाइप में, एक होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जिसे शॉर्ट में ALL कहते हैं। एक होता है क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं CLL। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, इसे क्या कहते हैं, AML। और क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, इसे कहते हैं CML। तो ALL, CLL, AML, CML, बस इतना ही आपको इसमें याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अगर किसी पेशेंट्स को क्या है, किसी पेशेंट्स को अगर क्या हुआ है, किसी पेशेंट्स को हुआ है ब्लड कैंसर, तो वो किस टाइप के सिम्टम्स को शो करेगा। यहाँ पर थोड़ा गलती से हमारा क्या है, यहाँ पर ऐड नहीं कर पाए हम, यहाँ एनीमिया के थोड़े सिम्टम्स हम आपको बता दे रहे हैं, बस खाली सुन लो सिम्टम्स। एनीमिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जैसे किसी के ब्लड की कमी हो जाती है, तुम खुद सोचो अगर किसी की बॉडी में ब्लड की कमी है तो क्या होगा, थकान होगी, फैटीग, ठीक है, फैटीग होगी, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होगी, ब्रीथ, क्योंकि हीमोग्लोबिन मतलब कम है, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ब्रीथलेसनेस। अच्छा, फटीग होगी, अगर ब्लड कम होता है तो क्या होता है, वीकनेस, वीकनेस होती है। अच्छा, ब्लड कम होता है तो क्या होता है, सर में दर्द कभी कभी होता है, थकान जल्दी होती है, तो हम बोल सकते हैं हेडेक, हेडेक होगी। और क्या, आप दिमाग लगाओ, आपके दिमाग में कुछ आता हो ऐसा और हम बताएं उसे। और क्या हम बोल सकते हैं, देखो अगर ब्लड की कमी होती है तो और क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमारा जो हार्ट रेट होता है HR, हार्ट रेट होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए। अच्छा, एक चीज़ होती है पैलर, पैलर का मतलब होता है स्किन जो होगी वो पेल हो जाएगी, मतलब पीली पीली हल्की हो जाएगी। तो ये सारे और बहुत सारे हैं, जैसे डिजीनेस होगा, डिजीनेस मतलब एक तरीके से चक्कर आना। ये सारी चीज़ें मतलब क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं एनीमिया, किसी पेशेंट्स को अगर एनीमिया है। ल्यूकेमिया की सिम्टम्स की बात करते हैं तो ल्यूकेमिया में क्या होगा, फटीग होगी, फीवर हो सकता है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, ये तो हमने समझा ही दिया आपको इन्फेक्शन क्यों होंगे। इजी ब्रूशिंग, एक वर्ड होता है ब्रूशिंग, ठीक है, वो हड्डियों के लिए होता है। एक बोन पेन होगा, क्यों, क्योंकि बोन की ही तो ये डिजीज़ है। बोन पेन इसीलिए होगा क्योंकि बोन में ही तो प्रोडक्शन एबनॉर्मल स्टार्ट हो जा रहा है, तभी हो रहा है बोन में पेन। इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट हो जाती है पैथोलॉजी में, क्योंकि पैथोलॉजी में मेन हम डायग्नोसिस ही पढ़ते हैं। ब्लड टेस्ट हम करवा सकते हैं, बोन मैरो बायोप्सी करवा सकते हैं, बोन मैरो का एक कट सेक्शन निकलवा के और क्या करना, उसे माइक्रोस्कोप के देखना, वो हम करवा सकते हैं, क्योंकि बोन मैरो की ही तो ये डिजीज़ है। उसके साइटोजेनिक एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब जो साइटोप्लाज्म की, या मतलब साइटोजेनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म में जो क्या होता है DNA RNA वगैरह होता है, उनकी हम स्टडी कर सकते हैं, साइटोजेनेटिक्स स्टडी। इसके हम बात करते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड जो आ रहा है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, थक्के बनने के विकार। तो इसमें क्या आता है, थक्का मतलब क्लॉट नहीं बन पाता है, तो इसमें क्या आता है, एक आता है हीमोफीलिया और आता है
वॉन विलिब्रांड डिजीज हैं तो बहुत सारी, लेकिन हम 2 ही बनाएंगे। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जहाँ ब्लड डज नॉट क्लॉट। इसमें क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर। स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर के लॉस हो जाता है, लैक हो जाता है। और आप नोट कर लेना कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर का लॉस हो जाता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर होता है फैक्टर 8। हमने आपको, अगर आपको याद हो तो हमने जब लेक्चर लिया था ब्लड वाला, तो हमने जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाई थी तो हमने फैक्टर 8 की इंपॉर्टेंस बताई थी। और वहाँ पर भी हमने बताया जब फैक्टर 8 की कमी हो जाती तो क्या होता है, हीमोफीलिया होता है। तो इसीलिए यहाँ ज़्यादा इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है जब हम वहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब फैक्टर 8 की कमी हो जाती है तो क्या होता है, जो ब्लड होता है उसकी क्लॉटिंग नहीं हो पाती, क्योंकि हमने क्लॉटिंग की मैकेनिज्म में पढ़ा था कि ब्लड की क्लॉटिंग में फैक्टर 8 कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जब क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी तो अगर थोड़ा सा भी कट लगेगा तो ब्लीडिंग होती रहेगी, इसे कहते हैं हीमोफीलिया। वॉन विलिब्रांड डिजीज, ये भी एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ वॉन विलिब्रांड फैक्टर। और क्या होता है, एक वॉन विलिब्रांड फैक्टर होता है, उसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्लेटलेट फंक्शन, जो प्लेटलेट्स के फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मतलब ये डिजीज और किसकी कमी हो रही है ये आपको याद रहे और ये सफिशिएंट है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो वही एक तरीके से ब्लड का लॉस हो रहा है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, इजी ब्रूशिंग हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है। ये सिम्टम्स अगर आप याद ना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, सिम्टम्स बस रफली आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। लेकिन डायग्नोसिस के बारे में थोड़ा मतलब पढ़ लेना कि डायग्नोसिस हम क्या क्या, ब्लड की डिजीज़ है तो ब्लड टेस्ट तो कराएंगे ही, क्लॉटिंग फैक्टर को देखने के लिए और प्लेटलेट्स के फंक्शन को देखने के लिए हम कोई टेस्ट करा लेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थैलेसीमिया की। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, यहाँ तक हमने 3 पढ़ लिए, क्लॉटिंग डिसऑर्डर, चौथा पढ़ रहे हैं थैलेसीमिया, ये भी एक टाइप की एनीमिया ही है। ठीक है, एनीमिया ही है ये एक टाइप की। और उसके बाद सिकल सेल एनीमिया, ये भी एक तरीके की सिकल सेल डिजीज एनीमिया है। ठीक है, लेकिन ये स्पेशल टाइप की कुछ एनीमिया है तो इन्हें अलग पढ़ा रहे हैं। तो थैलेसीमिया में क्या होता है, 2 टाइप की होती है, एक अल्फा थैलेसीमिया, एक होती है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया देखो, अब थोड़ा और आपको बताएं, देखो जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होती है, क्या होता है, हीम होता है और ग्लोबिन होता है। ठीक है, ये तो हमने बताया। हीम में क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, ग्लोबिन में क्या होती है, एक प्रोटीन होती है जिसमें 2 चेन होती है, एक अल्फा होती है एक बीटा होती है। ठीक है, अल्फा चेन में अगर डिफेक्ट होगा ग्लोबिन की तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा में डिफेक्ट होगा तो बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया कॉज द म्यूटेशन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन, या अल्फा ग्लोबिन जीन को जो कोड कर रहा है, अल्फा ग्लोबिन जो चैन को जो मतलब जीन होगा, कोई डीएनए का कोई पार्ट होगा, जीन वो कोड करता है, अगर उसमें डिफेक्ट हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा तो अल्फा थैलेसीमिया। अगर बीटा वाले में हो जाएगा तो बीटा थैलेसीमिया। और बैरिंग डिग्री की एनीमिया, बहुत सारी डिग्री की एनीमिया हो सकती है। ठीक है, इसके सिम्टम्स वही, एनीमिया के जो सिम्टम्स होते हैं सारे के सारे वही हैं। ठीक है, सारे के सारे वही हैं और सिम्टम्स कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, डायग्नोसिस आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पैथो में डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होती है। सीबीसी कराकर देख लेंगे, बहुत आपने सुना होगा, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, सीबीसी कराकर देख लेंगे। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस एक होती है, वो कराकर देख लेंगे। जेनेटिक कुछ टेस्टिंग कराकर देख लेंगे जिससे हमें ये पता लग जाएगा म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया के बारे में थोड़ा हम समझाएं यहाँ पर। देखो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अल्फा चैन होती है, बीटा चैन होती है। अच्छा, बीटा चैन होती है कुछ अमाइनो एसिड से मिलके बनी होगी, क्योंकि ये क्या है, ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से क्या होगी, इस टाइप से क्या होगी, किसकी बनी होगी, अमाइनो एसिड से बनी होगी। ये क्या है, अमाइनो एसिड है, ए बना दो अमाइनो एसिड। ठीक है, तो इसमें सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मान लो 6 पोजीशन पर क्या होता है, एक चेंज हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। जो 6 पोजीशन है, ये वाली 6 पोजीशन क्या होता है, एक म्यूटेशन हो जाता है। 6 पोजीशन क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। अब आगे आप थोड़ा पढ़िएगा तब और अच्छे से समझ आएगा। देखो, कॉज्ड बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। फिर समझो, देखो जो ग्लूटामिक एसिड है वो रिप्लेस हो जाता है वैलिन से। जैसे यहाँ पर जो अमाइनो एसिड है, यहाँ पर अमाइनो एसिड क्या है, ग्लूटामिक एसिड है। यहाँ पर 6 पोजीशन 1 2 3 4 5 6, जे मतलब किसकी चैन है, ये किसकी चैन है, ये चैन है किसकी, प्रोटीन की। प्रोटीन की चैन किससे बनी होती है, अमाइनो एसिड्स।
तो 1 2 3 4 5 6 नंबर का जो अमाइनो एसिड होता है वो ग्लूटामिक एसिड होता है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल में ग्लूटामिक एसिड होता है 6 पोजीशन पे। अब ये नॉर्मल ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है वैलिन से, वैलिन से चेंज हो जाता है। अगर वैलिन से चेंज हो जाएगा तो ये क्या होगा, डिफेक्ट हो गया इसमें बीटा ग्लोबिन चेन में, क्योंकि यहाँ नॉर्मल ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, अब यहाँ वैलिन हो गया। अगर वैलिन हो गया तो क्या हो गया, ये डिफेक्टिव हो गया। अगर ये डिफेक्टिव हो गया ना भाई, अगर ये डिफेक्टिव हो गया तो क्या हुआ, अगर ये डिफेक्टिव हो गया तो ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस डिफेक्टिव हो जाएगी, या तो कम बनेगी या डिफेक्टिव बनेगी। अगर ये डिफेक्टिव बनी तो हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होगा, अगर हीमोग्लोबिन ही डिफेक्टिव होगा तो क्या होगा, एनीमिया होगी। बस वही चीज़ है। कॉज्ड बाई द सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाई वैलिन, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ जाता है, वैलिन 6 पोजीशन पे आ जाता है, बीटा ग्लोबिन चेन में आता है हीमोग्लोबिन की। ठीक है, अब सब्सटीट्यूशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन्स रिजल्ट होता है ड्यू टू सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन। यहाँ पर क्या होता है, एक ही बेस का तो सब्सटीट्यूशन हो रहा है, एक ही अमाइनो एसिड का तो सब्सटीट्यूशन हो रहा है। 6 कोडॉन में हो रहा है, 6 कोडॉन में हो रहा है, एक बेस का हो रहा है। ठीक है, ऑफ द ग्लोबिन चेन जीन फ्रॉम GAG का GUG। तो ये क्या होते हैं, कुछ कोडॉन होते हैं, कुछ कोडॉन होते हैं, शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, नहीं हो तो बस याद रखना, जीन में कुछ कोडॉन होते हैं जो कोड करते हैं, वहाँ पर GAG का क्या हो जाता है, GUG में कन्वर्ट होता है, GAG GUG में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो जीन होता है उसका जो जीन पे कोडॉन होते हैं, कोडॉन जो होते हैं नॉर्मल होता है GAG, और GAG का म्यूटेशन, जैसे हमारा ये DNA है, देखो होता कैसे है, ये हमारा बढ़िया नहीं बना DNA, हमारा DNA तो बहुत बढ़िया होता है, ऐसे होता है DNA। हमने DNA का ये सेगमेंट देखा, इस सेगमेंट में क्या है, ये सेगमेंट में क्या है, ये सेगमेंट क्या कर रहा है, पहली बात ये सेगमेंट क्या कर रहा है, बीटा ग्लोबिन चेन को बना रहा है, बीटा ग्लोबिन चेन को ये जीन बना रहा है। ठीक है, बीटा ग्लोबिन चेन को बना रहा है। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, GAG होता है इस जीन में, जो सीक्वेंस होता है जीन में GAG होता है एक जगह, अगर ये GAG की जगह GUG हो जाएगा, GUG हो जाएगा, ए से एडिनिन, एडिनिन की जगह पे यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो क्या होगा, ये म्यूटेशन होगा, एक ही सिंगल बेस में ही तो हो रहा है, एक ही जगह पे यू आ रहा है, 6 कोडॉन पे हो रहा है। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होता है, GAG GUG में कन्वर्ट हो जाता है जीन में। द म्यूटेशन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडर को पॉलीमराइजेशन, अब जो हीमोग्लोबिन बनता है वो पॉलीमराइज कर जाता है, सिकुड़ जाता है, एक तरीके से इकट्ठा हो जाता है, और लो ऑक्सीजन, अंडर लो ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन कम होती तो पॉलीमराइज हो जाता है, ऑक्सीजन जब भरपूर होती तो नॉर्मल हो जाता है। जब ऑक्सीजन कम होती तो ये क्या होता है, पॉलीमराइज हो जाता है, जब ऑक्सीजन फुल्ली होती है तो ये नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, कॉजिंग द चेंज इन शेप ऑफ RBC बाइकॉन्वेव डिस्क टू इलोंगेटेड सिकल से, पहले क्या होती है, नॉर्मल जो RBC होती है वो बाइकॉन्केव होती है। देखो क्या होता है, थोड़ा और समझा दें, लेकिन ये टॉपिक इतना वो है नहीं जितना टाइम इस पर लगाया जा रहा है। क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो अगर सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ है किसी को, तो उसकी जो RBC होंगी वो पॉलीमराइज कर जाएंगी, पॉलीमराइज कर जाएंगी, और जो शेप उनका होगा वो कैसा हो जाएगा, वो सिकल शेप होगा। नॉर्मल में शेप होता है, बाइकॉन्केव होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन कम होगी तो वो पॉलीमराइज होकर सिकल शेप, ऐसे हसियाकार, एक तरीके से बोलते हैं हसियाकार, ऐसे हो जाती, ऐसे हो जाती। तो मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, इनकी जो कैपेबिलिटी है ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करने की वो नहीं है, मतलब कम हो जाती बहुत सारी। ये आप बहुत आराम से थ्योरी पढ़ सकते हो, सारा कुछ लिखा है थ्योरी में, ये लिखा है देखो, लंबी हसियाकार हो जाती हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, एनीमिया के जो सिम्टम्स होते हैं वही पेन क्राइसिस होगा, मतलब पेन होगा बोन्स में, क्रोनिक एनीमिया, लंबे टाइम तक एनीमिया, स्वेलिंग हो जाएगी हैंड एंड फीट की, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं, ब्लड स्मीयर कर सकते हैं, ब्लड को हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप पर देख सकते हैं, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करा सकते हैं, और जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद यूरिन का पोर्शन आ गया, ये आपको दिखा दे रहे हैं, यूरिन वाला हम पढ़ेंगे। ठीक है, यूरिन वाला पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़े MCQs को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थोड़े 10-5 MCQs को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा पहला MCQ है आज का, व्हाट इज एनीमिया, एनीमिया क्या है, हिंदी में भी आप देखिएगा, एनीमिया क्या है, इंक्रीज द रेड ब्लड सेल काउंट, डिक्रीज द रेड ब्लड काउंट और हीमोग्लोबिन, इंक्रीज वाइट ब्लड सेल काउंट, डिक्रीज द वाइट ब्लड सेल काउंट। तो क्या होता है, RBC का काउंट कम हो जाए, हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो जाए, यही तो एनीमिया होती है। Which of the following common symptoms
ऑफ एनीमिया, एनीमिया का सबसे कॉमन सिम्टम्स कौन सा है, मतलब सबसे कॉमन लक्षण कौन सा है, क्या होता है, वेट गेन, फैटीग, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, हाइपरटेंशन। तो क्या होता है, सबसे जो बेसिक और कॉमन सिम्टम्स होता है एनीमिया का वो होता है फैटीग, थकान होना, थकान होना। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम द बोन मैरो सप्रेशन, कौन सी एनीमिया होती है जिसमें क्या होता है, जो बोन मैरो होता है वो सप्रेस हो जाती है, वो अपना जो काम होती है वो कम कर देती है, काम करना कम कर देती। सिकल सेल एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया। तो भाई किस में होता है, आपको बताया है बोन मैरो अपना फंक्शन करना कम कर देती है, किसमें, ए प्लास्टिक एनीमिया में। Which of the following is most likely to a cause of megaloblastic anemia? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में वहाँ एक पॉइंट बताने को रह गया, जो विटामिन B12 की डिफिशियंसी से जो एनीमिया होती है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी से जो एनीमिया होती है उसे कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 की डिफिशियंसी से हो रही है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है। और क्या होता है, कभी कभी फोलेट की डिफिशियंसी होती है, लेकिन मेनली क्या होती है, जो विटामिन B12 डिफिशियंसी की होती है वो ज़्यादा होती है। तो विटामिन B12 डिफिशियंसी से जो एनीमिया होती है वो क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में एनीमिया की सबसे कॉमन फॉर्म कौन सी है जो पाई जाती है, क्या है, सिकल सेल एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो कौन सी है, तो सबसे जो कॉमन फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, अगर आपने देखा हो, तो अगर आपको पता होगा, थोड़ा भी आइडिया होगा, अगर आपने उनकी मेडिसिन को देखा होगा, तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं, तो उसमें चलता है आयरन और फोलिक एसिड, आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट या सिरप चलता है। फिर 3 से 6 मंथ में ये नहीं चलता है, और 6 से 9 मंथ के बाद फिर आयरन फोलिक एसिड देते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जो बोन मैरो होती है उसके फॉर्मेशन के लिए, सॉरी, जो न्यूरल ट्यूब होती है, जो हमारी वर्टिब्रा है उसके अंदर एक कैनाल होती है, कैनाल के अंदर एक न्यूरल ट्यूब होती है, न्यूरल ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और न्यूरल ट्यूब भी ब्रेन का एक पार्ट ही होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 249 रुपये उसका जो फीस है वो रखा गया है, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। इसमें हम आपको सारी नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपके पूरे सिलेबस के आपको, मतलब जो आपका ट्रेड का सिलेबस है उसके सारे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।